तो गाइस वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टीचर। मेरा नाम है नेहा और आज हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड। मतलब कि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी पैसे से संबंधित ट्रांजेक्शन है ना उनकी रिकॉर्डिंग होती है। अभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? पैसे से संबंधित लेन देन। जैसे कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। अब ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र वन साइडेड पेमेंट है तो भी पैसा तो इन्वॉल्व है ना, तो इनकी रिकॉर्डिंग किस में होगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट्स होते हैं, पहला करंट, दूसरा कैपिटल, और हर अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अकाउंट्स में हम रिकॉर्डिंग मनी की करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज़ इनफ्लो ऑफ मनी, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मींस आउटफ्लो ऑफ मनी, डेबिट बैलेंस होगा। अब इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, क्रेडिट डेबिट हमसे पूछ लिया जाएगा कि कब होगा, तो हम बोलेंगे जब भी पैसा इज़ कमिंग, सी फॉर कमिंग, सी फॉर क्रेडिट, और जब भी पैसा देना पड़ रहा है यानी डेबिट बैलेंस। ओके, तो डी फॉर देना, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कमिंग, सी फॉर क्रेडिट। इसे लर्न कर लेना तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। जैसे सपोज करो इंडिया एक्सपोर्ट करवा रहा है गुड्स की, तो उसके पास पैसा आएगा, तो पैसा इज़ कमिंग, तो कौन सा बैलेंस होगा? सी फॉर कमिंग, सी फॉर क्रेडिट। और अगर इंडिया इंपोर्ट करवा रहा है तो उसे पैसा देना पड़ेगा, तो डी फॉर डेबिट, डी फॉर देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट अकाउंटेंसी का कंसेप्ट मत लगाने लग जाना, क्योंकि ये अलग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, तो यहाँ हम इकोनॉमिक्स की तरह ही पढ़ेंगे इसे। अभी अभी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट पढ़े, पहला करंट, दूसरा कैपिटल। तो करंट अकाउंट के अभी हम कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स है ना, उन्हें हम विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाई दे सकते हैं गुड्स। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का दूसरा नाम है इनविजिबल ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं दे सकते, इस वजह से। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का के एग्जाम्पल्स हैं रेमिटांसेस, डोनेशन, गिफ्ट्स, जो कि वन साइडेड पेमेंट्स होती है। हम जैसे ओल्ड एज पेंशन किसी को देते हैं तो उसके बदले में हमें थोड़ी ना कुछ मिलता है, पर उसमें पैसा ज़रूर इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंट में इसकी। और अकाउंट्स में हमेशा मनी से संबंधित चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। अब रेमिटांसेस का मतलब इसमें कई बच्चों को पता नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि सपोज़ करो कि एक बंदा दुबई में अर्निंग करता है, तो अर्निंग करके वो यहाँ पर इंडिया में अपने पेरेंट्स को मनी भेज रहा है इंडियन नेशनल रुपीज़ में। तो पेरेंट्स ने उसके लिए थोड़ी ना वर्क किया, वर्क तो किसने किया? उस लड़के ने वर्क करके वहाँ से अर्निंग कमा कर और यहाँ भेजी, तो उसे हम कहते हैं रेमिटांसेस। ओके, अब इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट, जैसे कि हमको इनकम सपोज़ करो बाहर यूएस में बैठा है बंदा, उसको पे करनी है। क्यों? क्योंकि हमने उससे सर्विस ली थी इंग्लिश सीखने की, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश सीखने की हमने उससे सर्विस ली एक वेबसाइट पर, तो अब हम उनको पे करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या वेजेस देना तो है, पड़ेगा ही अपन को। इसमें पैसा इन्वॉल्व है। और ये कौन सा बैलेंस होगा ये बताओ, डेबिट होगा या क्रेडिट? ये बैलेंस क्या होगा? डेबिट, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो डी फॉर देना, डी फॉर डेबिट। और अगर हमसे वो सपोज़ करो हिंदी सीख रहे हैं एक वेबसाइट पर, तो उनको हमको पे करना पड़ेगा, तो अब पैसा इज़ कमिंग, सी फॉर कमिंग, कमिंग फॉर क्रेडिट। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट के एग्जांपल है इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, डिविडेंड। ओके, ये सब इनकम है और पैसा इसमें इन्वॉल्व है। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इसकी रिकॉर्डिंग करंट अकाउंट में होती है, तो करंट अकाउंट में उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है जो कि जिनसे ना तो गवर्नमेंट की असेट्स कम हो रही है, ना ही लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है। असेट्स मतलब संपत्ति, इनके आने जाने से गवर्नमेंट की संपत्ति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़, जो कि उन्हें फिर फ्यूचर में रीपे करनी। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में थोड़ा समझा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पास में मैंने लिखा था बाप, तो वो बाप है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कंसेप्ट है और उसका बच्चा है, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सिर्फ गुड्स में ट्रांजेक्शन हुआ है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड।
पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग किसकी की जाएगी? एक कंट्री का गुड्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उसे कहेंगे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम होता है बैलेंस ऑफ विजिबल और बैलेंस ऑफ टेंजिबल्स। क्यों? क्योंकि गुड्स विजिबल हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। तीसरा नाम है ट्रेड बैलेंस। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, हमारी कंट्री के लिए, उसे हम सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही, हम डिपेंडेंट नहीं है किसी कंट्री पे, हम ज़्यादा बाहर पहुंचा रहे हैं जितना कि हम गुड्स इंपोर्ट नहीं करवा रहे। अगर एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि हम बहुत कंट्रीज़ पर डिपेंड हो रहे हैं। तो इंपोर्ट से हम फिर डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। बट अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही बराबर हैं तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड अकाउंट है, उसके एलिमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब सबसे पहले बोरोइंग एंड लेंडिंग का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि हम किसी अमेरिका से कुछ बोरो कर रहे हैं या हम अमेरिका को लेंड कर रहे हैं, तो जब हम अमेरिका से बोरो कर रहे हैं ना, यानी हम पैसा क्या कर रहे हैं? मंगवा रहे हैं, यानी कमिंग, तो सी फॉर क्रेडिट। और अगर हम लेंड कर रहे हैं यानी अमेरिका को कुछ दे रहे हैं तो वो होगा डेबिट, क्योंकि दे रहे हैं डी और डेबिट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। तो जब हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं यानी हम दे रहे हैं पैसा उस कंट्री को, तो डेबिट। और कमिंग यानी सी फॉर कमिंग, सी फॉर क्रेडिट, आ रहा होता है अगर कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे किसी कंट्री ने यहाँ पर इंडिया में आकर कोई शॉप खोल दी, या फिर हमने जाकर जापान में इंडियन शॉप, स्वीट शॉप खोल दी क्योंकि वहाँ पर थोड़े इंडियंस रहते हैं, तो इस वजह से तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो शेयर्स में डील करता है। जैसे हमने खरीद लिए कोई अच्छी सी जापान की कंपनी के शेयर्स, या फिर जापान वालों ने यहाँ की कोई अच्छी कंपनी के रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में डील करना। अब ये चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज, सपोज करो एक पेटी होती है जिसमें कि गवर्नमेंट को जब भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करनी होती है यानी फॉरेन ट्रेड करना होता है, यानी फॉरेन वालों से फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना होता है, तो अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं यूएस से, दुबई से, कोरिया से, तो हमको उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। यूरो, डॉलर, यूरो, दिरम्स, इन सब में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास उस कंट्री की करेंसी होना ज़रूरी है। और अगर कोई हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो पैसा आएगा ना वो हमारी कंट्री की पेमेंट में ही आएगा। तो वो फॉरेन एक्सचेंज में जब भी सेंट्रल बैंक कुछ ऐड करती है, यानी पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यानी गवर्नमेंट के हाथों से पैसा क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है, तो पैसा देना यानी डेबिट। और कभी भी गवर्नमेंट विड्रॉल करवाती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से पैसा, मनी विड्रॉ कर रही है, यानी पैसा इज कमिंग, सो सी फॉर कमिंग, सी फॉर क्रेडिट। ओके, सो वंस अगेन क्विक रिविजन. Components of capital account are borrowing and lending, investment to and from abroad. Investments are of two types: foreign direct investment and foreign portfolio investment, which is also known as foreign institutional investment. And the third component is change in foreign exchange reserve. What are the components of current account of balance of payment? It is goods, services, unilateral transfers, income, receipts and payments to and from abroad. Now the transactions are of two types. One is autonomous and the another one is accommodating transaction. अब समझो जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होती है ना उसमें ऑटो वर्ड है। तो ऑटो, जब ऑटो वाला क्या करता है, ऑटो किस लिए चलाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और वो आत्मनिर्भर होता है, इंडिपेंडेंट, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो वैसे ही जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होती है ना वो होती है आत्मनिर्भर बैलेंस ऑफ पेमेंट के। किसके आत्मनिर्भर? बैलेंस ऑफ पेमेंट के। और वो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं। और ये टेक्स प्लेस होती है करंट एंड कैपिटल अकाउंट में, और इनका दूसरा नाम है अबव द लाइन। और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है, और ये जानबूझ के की जाती है ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट या सरप्लस बैलेंस है ना वो कवर हो जाए। और इसको कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, और इसका दूसरा नाम है बिलो द लाइन।
बैलेंस ऑफ पेमेंट के आत्मनिर्भर होती है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि है ना वो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, तो डेफिसिट बैलेंस है या सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है या बैलेंस ज़ीरो है, डिसइक्विलिब्रियम है, किसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, इन बैलेंस है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है।